प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। फर्स्ट लिखना इसके अंदर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, फर्स्ट लिखना द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट the value of determinant remains unchanged, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged, if its rows and columns are interchanged, ठीक है। क्या बोला, देखो यहां पे जैसे डेल्टा अगर आपके पास में इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है A11, A12, A13, ये यहां पे आ रहा है A21, A22, A23, यहां पे आ रहा है आपके पास में A31, A32 एंड A33। तो इसकी वैल्यू जो वो सपोज कुछ डेल्टा आ रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा से। अब हम क्या करें, इसकी रोज जो है उनको हम चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, और कॉलम जो है उनको रोज में। यानी कि जो रो 1 है उसको हम कॉलम 1 बना देंगे, जो रो 2 है उसका कॉलम 2 बना देंगे, जो रो 3 है उसका कॉलम 3 बना देंगे। मैट्रिक्स में इसको एक वर्ड भी दिया जाता है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे क्या है, रो 1 इसको हमने कॉलम 1 में लिख दिया, यानी A11, A12, A13, ये रो जो थी वो एक कॉलम बन चुकी। सेकेंड रो जो उसको सेकेंड कॉलम बना दो, तो ये लीजिए A21, A22, A23, और थर्ड रो जो उसको थर्ड कॉलम बना दो A31, A32, A33। तो ऐसा करने से एक नया डिटरमिनेंट बन गया। तो जो अभी डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। लिख दो फटाफट से भी। क्यों नहीं होगी, देखो उसको समझना भी काफी आसान है। यहां पे इस रो के अबाउट अगर आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, देखो A11, देखो देखो ध्यान से क्या आएगा, यहां से A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। और हमने क्या बोला था, डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे आप किसी भी रो के अबाउट फाइंड करो या कॉलम के अबाउट, वो सेम मानिए। अब यहां पे आप इसके अबाउट फाइंड कर दो, तो A11 C11, A12 C12, A13 C13, यहां पे हमने इस कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम मिल रहे हैं। लिख दो फटाफट से। हाँ भाई ठीक है, चलो अगला सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो भाई जल्दी से। इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में लिख लेना और 2 कॉलम्स, मतलब जब भी हम रो की बात करें तो इसका मतलब वहां पे वो चीज जो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट changes, ठीक है ना। यहां पे क्या बोलना चाह रहे भाई, डेल्टा, वापस से वही लिख दो A11, वापस से लिख दो डेल्टा, लिख दो फटाफट से। ठीक है, अब हमने यहां पे देखो क्या बोला है, ये आपके पास में एक डिटरमिनेंट था, इसकी वैल्यू सपोज कुछ डेल्टा थी। तो अगर यहां पे 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया था और जो थर्ड रो या कॉलम बचेगा उसको ऐसे का ऐसा रखना है। तो सपोज हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो देखो ये A21 बन गया, A22, A23, उसके बाद में ये A11 आ गया आपके पास में, ये A12 आ गया, ये A13 आ गया, और लास्ट में यहां पे आपके पास में क्या आ गया, A31, A32, A33, ठीक है। अब यहां पे देखो आप किसी के भी अबाउट इसको फिर से एक्सपेंड कर दो,
जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे इसको इसी के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट जो रो थी इसमें किसके अबाउट किया था हमने, फर्स्ट रो के अबाउट ना, तो यहाँ पे सपोज इसको हम सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये देखो जरा क्या बन रहा है, A11 C11 आएगा, उसके बाद में A12 C12 आएगा, उसके बाद में A13 C13 आएगा। चेंज जो वो कहीं कहीं पे आया क्या चेंज, ये नोट करो एक बार पहले जल्दी से, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करके कॉपी में देखो अपना कि कुछ चेंज लग रहा है क्या। हाँ भाई, क्या चेंज लगा है, तो दिखने में सेम जैसा ही नहीं है क्या। हाँ क्या हुआ, ये यहाँ पे A11 आ गया, हाँ तो क्या हुआ इसमें, हाँ इसके अब जो को फैक्टर वो नेगेटिव हो जाएगा ना ओवरऑल, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट्स तो हमने इंटरचेंज कर दिए, एक्चुअल में यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है वो क्या है 2 1 है इसकी पोजीशन, तो सबके साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव आता जाएगा, तो ओवरऑल एक नेगेटिव जब बाहर आएगा तो इसका मतलब डेल्टा जो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस में डेल्टा। क्लियर है भैया फंडा। अगला लिखो थर्ड पॉइंट, if each element if each element of a row, ब्रैकेट में लिख लेना, और एक कॉलम, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k, then its value get multiplied by k। ये लिख दो भाई वापस से, ये डेल्टा लिख दो जल्दी से। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोला कि किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम जो उसके सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां पे हमने k से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, कुछ कह रहे थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कुछ भी कॉमन जो वो बाहर निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे पूरी रो के अंदर अगर k आ रहा है तो उसमें k को बाहर निकाल सकते हो। मैट्रिक्स जो उसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी हम कुछ कॉमन निकालते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से बाहर आता है, जबकि यहां से अगर कुछ बाहर निकालते हैं वो या तो पूरी एक रो से बाहर आएगा या फिर एक कॉलम से बाहर आएगा। देख लो जल्दी से, कौन है, हाँ आएगा अभी, वो भी आएगा, वो प्रॉपर्टी भी आएगी। अगला फोर्थ लिख लो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो सब बात की बात है, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसके बाद में उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उन दोनों का अगर इंडिविजुअली हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो वो उनका प्रोडक्ट जो वो भी उसी के सेम आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा ये सब बाद में हम जब मैट्रिक्स करेंगे तो वहां पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख लो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ए, ये बताइए जरा किसके इक्वल आएगा भाई। अगर सपोज ये आपके पास में n ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऐसा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, बोल दो इसको मैट्रिक्स ए। ठीक है ना भाई, लैम्डा ए का मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स ए था, उसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि उसकी सारे एलिमेंट्स जो उनको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया। अब उसका अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो रो 1 से भी लैम्डा बाहर, रो 2 से भी, रो 3 से भी, nth रो से भी, तो सबसे लैम्डा बाहर आया तो लैम्डा की पावर
एन बाहर। अगला लिख लो भाई, अगली प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, if a determinant has if a determinant has if a determinant has all the elements are zero, if a determinant has all the elements are zero in a in any row or column, in any row or column, then its value will be zero। ये तो क्लियर है भाई, उसको चाहे कुछ भी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो आएगा वो जीरो ही हमेशा। अगली लिख लो भाई, प्रॉपर्टी नंबर 7, if each element of any row or column, if each element of any row or column can be expressed as the sum of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two determinants, as the sum of two determinants। जैसे यहां पे देखो आपके पास में डेल्टा कुछ ऐसा बोला गया, ये यहां पे कुछ लिखा हुआ भाई लैम्डा प्लस में ए, लैम्डा 1 प्लस में ए बोल देते हैं इसको, ये लैम्डा 2 प्लस में बी बोला गया कुछ, ये लैम्डा 3 प्लस सी, बाकी के एलिमेंट जो है सपोज डी ई एफ, और ये यहां पे कुछ लिखा हुआ एक्स वाई जेड। तो यहां पे देखो आपके पास में क्या हो रहा है, एक रो ऐसी आ रही है जहां पे सारे एलिमेंट्स जो वो कुछ दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखे हैं। तो इसका मतलब कि यहां से आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो, और ऐसा तभी होगा जब बाकी की दो रो या दो कॉलम जो वो सेम होने चाहिए। ये हम आगे अभी थोड़ी देर में समेशन में सीखेंगे भी, बट ये तभी पॉसिबल है जब दो रो या दो कॉलम सेम हो। तो जैसे ये दो रो जो वो तो सेम ही थी, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, और जो बाकी यहाँ पे दो एलिमेंट का सम था उनको हमने अलग अलग करके लिख दिया। तो ये आपके पास में दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स आ गए। ठीक है भाई, कोई डाउट है? चलो आगे नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ, हाँ रिपीट, अभी तो स्टार्ट ही किया है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is not changed, the value of determinant is not changed by adding to the elements of any row ब्रैकेट में और any column of any row a constant multiple of the corresponding elements of any other row ब्रैकेट में और any column। इसको भी स्टार मार्क कर लेना, इस प्रॉपर्टी को, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मतलब समझ में आ गया सभी को भी? अरे बोलो, आ गया? क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है इसका? पढ़ो इसको, एक बार रीड करो जरा। हाँ, क्या मतलब है भाई?
मतलब अगर यहाँ पे, मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखे R1 जो है उसको अगर रिप्लेस कर दें हम R1 R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? अगर हम यहाँ पे R1 जो उसको रिप्लेस कर दें कहीं R1 माइनस R3 से, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें R3 को R3 माइनस 2R1 प्लस 3R2, तो कुछ चेंज होगी वैल्यू? अगर हम यहाँ पे R2 को चेंज कर दें R1 माइनस R2 से, तो क्या वैल्यू चेंज होगी? हाँ, नो सर, ये सर होगी। क्यों? माइनस। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हो, उस रो या उस कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। समझ गए? जिस भी रो या कॉलम में ऑपरेशन लगाओगे उसके एलिमेंट आपके पास में एज इट इज रहने चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते। कर लो नोट फटाफट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अपने को क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा ऑपरेशन लगाना है जिससे कि कैलकुलेशन आसान बन जाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑपरेशन लगा के कैलकुलेशन जो होनी थी उससे और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। तो तुम्हारा एक टेस्ट हो चुका है ना? कितने कितने मार्क्स आए उसमें? हाँ, वरना तो 300 याद आते तुम्हारे। जिस जिसका हुआ था उसके कितने आए? 100, 170, 110, हाँ 181, 261। सही सुन रहा हूं मैं? 261। चीटिंग वीटिंग की थी कुछ और बढ़ रहा था वो, लेकिन कैसे नहीं बढ़ा? अच्छा, तुम्हारा सबमिट नहीं हुआ था? अच्छा, और तुम्हारे 180 और 162 और, तो फिर तो काफी होगा, सबमिट हो गए सारे क्वेश्चन में। तुम्हारे हो गए थे सारे में? ऐसा कैसे हो रहा? कुछ का हो रहा, कुछ का नहीं। सिस्टम खराब थे वो क्या? अच्छा अच्छा, तो फिर अब अगली बार कब है तुम्हारा टेस्ट? 3 वीक बाद ना? चलो तब तक तो ठीक हो जाएगा वापस ना। चलो टेस्ट वगैरह अच्छे से देते रहा करो ना। नेक्स्ट करो भाई। इफ ए डिटरमिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 9। इफ ए डिटरमिनेंट हैज, if a determinant has any two rows, if a determinant has any two rows bracket में और columns identical, if a determinant has any two rows or columns are identical, then its value is 0। अरे आसान चीज है ना ये। देखो फिर से, अगर ऐसा लिखा है भाई ए बी सी डी ई एफ, आइडेंटिकल का मतलब क्या? एलिमेंट सेम है। अब यहाँ पे आपने एक चीज की है कि R1 जो उसको रिप्लेस कर दो R1 माइनस R2 से, तो एलिमेंट सारे 0। और अगर डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर सारे 0 जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो गया। अगला 10th पॉइंट लिखना भाई। let A is equals to aij_n। इसका मतलब क्या है भाई? ये जो लिखा है let aij_n, हाँ, A जो है वो एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट्स ये सब है। लिख लो, let this then the sum of product of elements, sum of product of elements of any row with the corresponding cofactors of any other row is 0, of any other row is 0। इसको भी स्टार मार्क कर लेना, 4-5 स्टार डाल देना। एडजॉइंट का नाम सुना है?
तो जब एडजॉइंट की हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे उनका जब प्रूफ देखेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा। इसमें देखो बेसिकली क्या बोला गया उस चीज को समझना। जैसे यहां पे कोई भी आपके पास में एक रो है, इस रो को अगर इसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा आपको? अरे क्या मिलेगा? इस रो के एलिमेंट्स को इसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो क्या इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब यहां पे इस पॉइंट में क्या बोला गया, ये जो रो है इसके एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इजीली आप प्रूव भी कर सकते हो, जब कैलकुलेशन करोगे तो वो इजीली आपको दिख जाए। जो यहां पे एक रो है ना, जैसे कि हम इसके अंदर लिख देते हैं एग्जांपल के लिए A11, इसको सपोज हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो रो है इसके सारे एलिमेंट्स को हम सपोज सेकंड जो रो है इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो के कोफैक्टर्स क्या होंगे? C21। फिर नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट था A12 उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया C22 से, और नेक्स्ट वाला A13 जो था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया C23। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। अब इजीली इसको प्रूव कर सकते हो, C21 निकाल सकते हो ना आप, C21 निकाल लेना भाई। तो ये जब सारे आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो सारे कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। क्लियर है फंडा? तो ये सारी आपके पास में प्रॉपर्टीज हो गई